इस वक्त सदन को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कई दौर की बातचीत हुई और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। हर स्तर पर संवाद बनाए रखा गया। लेकिन महोदय, जब देश अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा था, गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ है लाल किले पे, तिरंगे का अपमान हुआ, भारत के आन बान सम्मान का अपमान हुआ। और यही नहीं, जब हम संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करते हैं तो भारत के संविधान का भी अपमान करते हैं, और भारत के संविधान का अपमान का मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान करते हैं। कौन वे लोग हैं जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या यह साजिश नहीं? जब भारत दुनिया के अंदर अपनी एक धमक के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत एकमात्र देश है जिसने दो कोरोना के वैक्सीन बनाए हैं, लॉन्च किए हैं। न केवल अपने देशवासियों को दे रहा है, बल्कि दुनिया के अपने मित्र देशों को भी पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वह दिन आप भूले नहीं होंगे जब भारत की वैक्सीन ब्राजील जाती है तो ब्राजील के राष्ट्रपति जी ने संजीवनी बूटी से उसकी तुलना की कि जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए थे लक्ष्मण जी का प्राण बचाने के लिए, ऐसे ही ये कोरोना वैक्सीन जो भारत ने विकसित की है, ये हमारे देशवासियों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगी। जब ये देश और यानी दुनिया के अंदर अपनी इस धमक को बना रहा है, जब दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान बन रही है, और जब दुनिया का सबसे ज्यादा निवेश भारत के अंदर आ रहा है और सबसे अच्छे निवेश के गंतव्य के रूप में भारत एक नई धमक के साथ दुनिया के अंदर जा रहा है, दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, तब भारत की छवि को धूमिल करने के लिए कुत्सित प्रयास किस रूप में हो रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये घड़ियाली आंसू बहा देने से किसानों की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड की योजना हो, या फिर एमएसपी लागत का 1.5 गुना दाम, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर ये 2018 में 24 जींस का किसी ने घोषित किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन को, पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करना चाहिए। और यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी देने का काम, 6,000 रुपए सालाना देने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। किसानों के हित के लिए इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। ये 3 कृषि कानून भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं केवल एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। उसमें से एक कानून है मंडी से संबंधित, एपीएमसी एक्ट। ये मंडी की बाध्यता को समाप्त करता है। मैं किसान हूं, अगर मेरी मर्जी आएगी मैं मंडी समिति में जाऊंगा, और मेरी मर्जी आती है कि मैं मंडी में नहीं जाना चाहता तो कहीं भी मैं अपनी उपज को बेच सकता, अपने खेत में, अपने खलिहान में, या फिर मुझे लगता है कि यूपी में अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, मुझे यूपी के बाहर अच्छा दाम मिलेगा, मैं लेके जाऊंगा, मेरी उपज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये गारंटी देश के किसानों को ये कानून देता है। लेकिन जो बीच के दलाल हैं उनको बुरा लग रहा है। ये लाभ किसान को क्यों मिलेगा? ये लाभ किसान को क्यों देने का प्रयास हो रहा है? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। अभी 1.5 महीने पहले मेरे पास उद्यान विभाग ने एक कार्यक्रम के लिए मुझसे अनुरोध किया कि एक स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है झांसी में, इसका उद्घाटन करना है। महोदय, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल का उद्घाटन मैं वहां पर प्रदेश के अंदर चल रहे इस आंदोलन के कारण मैं वहां फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाया, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि मैं वर्चुअली इसका उद्घाटन कर लूंगा। उन्होंने कहा हाँ, हम चाहते हैं केवल आप उद्घाटन कर लें बस। तो मैंने वर्चुअली उद्घाटन किया। बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन, एक नया प्रयोग, एक नया अनुभव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में उसकी चर्चा भी की। मैंने उस परिवार को बुलाया
झांसी में एक चावला सिख परिवार की एक युवती ने पहले घर की छत के ऊपर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू किया और बाद में 1.5 एकड़ खेती में उन्होंने स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ की। एक सामान्य किसान जब अपने 1.5 एकड़ खेती में धान या गेहूं की फसल पैदा करता है तो साल में उसको मुश्किल से दोनों फसलों को मिलाकर के हम देखेंगे तो कुल उसका लाभ मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपए का ही लाभ वो कमा सकता है, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता। और 1.5 एकड़ की खेती में इस परिवार ने 4 महीने के अंदर कितना मुनाफा कमाया? 36 लाख का। 36 लाख का। महोदय, यही 36 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान के जेब में डलवाना चाहते हैं कि जैसा लाभ स्ट्रॉबेरी खेती के माध्यम से एक किसान झांसी के अंदर लाभांश पैदा कर सकता। और वो स्ट्रॉबेरी कहां जा रहा है? कुछ यूपी के मार्केट में, कुछ दिल्ली के मार्केट में, कोई टैक्स नहीं। ये इस कानून ने उस किसान को एक सुरक्षा दी, एक संरक्षण दिया है। और यही बुरा लग रहा है हमारे विपक्ष के मित्रों को जो वॉकआउट करके भाग करके चले गए हैं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कानून क्या है उनको भी स्वयं मालूम नहीं कानून क्या है, लेकिन बोलना है, विरोध में बोलना है, इसलिए विरोध में बोलेंगे। गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। खांडसारी को लाइसेंस फ्री कर दिया गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। गन्ना किसानों की पर्ची में और घटतोली में पूरी तरह पाबंदी लग गई। पूरी प्रतिबद्धता के साथ आज किसान चीनी भी उत्पादन कर सकता है, इथेनॉल भी उत्पादन होगा, खांडसारी भी उत्पादन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ हो रहा है और किसान को उसका दाम मिल रहा है। ये इनको बुरा लग रहा है, कैसे हो पा रहा है? क्योंकि पहले तो पर्ची में दलाली होती थी, इसके बाद खांडसारी उद्योग में लाइसेंस के नाम पर पैसे ऐंठे जाते थे, फिर चीनी मिलों में अपना खेल अलग से प्रारंभ होता था। आज जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई हैं तो विपक्ष के कुछ मित्रों को स्वाभाविक रूप से, जो इस खेल में पहले से रमे हुए खिलाड़ी हैं, तो उनको कहां से अच्छा लगेगा? तो उनकी जो है जो खींच है उस खींच को कहीं ना कहीं तो उतारने का प्रयास करेंगे ही। दूसरा, महोदय, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पे हम आज भी धान का क्रय कर रहे हैं। 28 फरवरी तक धान का क्रय हर उस केंद्र पे जो धान क्रय के लिए केंद्र खोले गए हैं उस सब पे धान क्रय लगातार चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। बृहद पैमाने पर धान का क्रय प्रदेश के अंदर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूं जितना हम एक साल में क्रय कर रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के 5-5 सालों का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जितना इन्होंने 5 साल में नहीं खरीदा, हमने एक साल में उतना धान किसानों से सीधे खरीदा है और एमएसपी उनके खाते में भेजा है, सीधे उनके खाते में एमएसपी भेजा है। तो एमएसपी का लाभ किसान को देने की गारंटी भी प्रधानमंत्री जी बार बार दे रहे हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, किसान पे निर्भर करेगा। अगर एमएसपी से ज्यादा दाम किसान को मार्केट के बाहर अगर मिलता है तो किसान को स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि किसान अपनी उपज को सीधे बेचे और उसका मुनाफा कमाए। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और उसमें किसान के पक्ष में वह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना है, किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं। और इसके लिए तो अब एफपीओज बनाने की दिशा में भी प्रयास प्रारंभ हुए हैं। देश के अंदर 1,000 नए एफपीओज गठन, 10,000 नए एफपीओज गठन के लिए भारत सरकार सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर हमने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। हर विकास खंड में एक किसान उत्पादक संगठन बना करके किसान को अधिक से अधिक मुनाफा देने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। एफपीओज का मतलब या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब यह है कि सभी लोग एक साथ, अब आप देखेंगे पश्चिम में बड़ी जोत के किसान हैं, लेकिन अगर आप पूरब में जाएंगे तो पूरब में छोटी जोत के किसान हैं। सभी लोग छोटी छोटी खेती का काम करते हैं। अगर इसी में कुछ किसान खेती के साथ जुड़े हैं, कुछ फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ जाएं, कुछ लोग किसी अन्य उसके साथ इथेनॉल के साथ जुड़ जाएं, कुछ लोग बायोफ्यूल के साथ जुड़ जाएं
और उसी एक खेती को व्यवस्थित रूप से संचालित करके आगे बढ़ा दिया जाए, मैकेनाइज खेती उसमें प्रारंभ कर दी जाए। मुनाफा तो हर एक किसान की जितना रुपया होगा उसके अनुसार, जहां वह 10,000 रुपए कमा रहा है एक अपने खेत के छोटे से टुकड़े में साल में, अगर उसी में उसको 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए सालाना मिल जाए तो किसान के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास है और किसान के आमदनी को कई गुना बढ़ाने की प्रक्रिया के हिस्से हैं, जिससे उसके चेहरे पर खुशहाली आए। और अन्नदाता किसानों के हित के लिए बनाए गए कानून को देश के सभी प्रगतिशील किसानों ने उसका सम्मान किया है, स्वागत किया है। लेकिन उसके आड़ में देश में अराजकता पैदा करने का प्रयास कुत्सित निहित तत्वों के द्वारा करने का जो प्रयास हो रहा है, ये मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखनी चाहिए, गुमराह करके नहीं, अराजकता पैदा करके नहीं, तोड़फोड़ करके नहीं, भारत के संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करके नहीं और कॉमन मैन के आवागमन को, सामान्य जन के आवागमन को बाधित करके सब कार्य नहीं हो सकते हैं। हमें समस्या का समाधान, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, समाधान संवाद से होगा। लोकतंत्र संवाद की सबसे बड़ी ताकत है। ये लोकतंत्र की ताकत है संवाद। इसमें सहमति असहमति होगी, लेकिन सहमति और सहमति असहमति के बीच में समन्वय स्थापित करना, यही तो लोकतंत्र का काम है। और बार बार इस चीज के लिए केंद्र सरकार कह रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी कहा कि भाई तो विकल्प है, इस विकल्प पे आप विचार करिए। हर प्रकार के आश्वासन दिए गए हैं और उस आश्वासन के साथ मैं तो फिर भी अपील करूंगा सभी उन संगठनों से, यानी जो लोग अराजकता फैलाने पे उतारू हैं, वो पक्ष अलग है, वो तो हर परिस्थिति में करेगा, तो तब भी करते थे। तब अयोध्या के लिए भी कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, तो अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बन ही रहा है। अब इनके परिंदा पर ने मारने से उसमें कौन कर सकता है? ये काम तो हो ही रहा है अयोध्या में। कौन सच था, ये सबके सामने है। हम लोग जो बात उस समय कहते थे, 1990 में कहते थे, 1992 में कहते थे, आज भी हम अपनी बात पर अड़िग हैं। हम उससे तनिक भी दरदर नहीं हुए, कभी तनिक भी दरदर नहीं हुए हैं। और मैं फिर इस बात को कहूंगा कि किसानों के हित के लिए हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। अगर ये लोग प्रतिबद्ध होते तो बाण सागर परियोजना को समयबद्ध ढंग से काम पूरा क्यों नहीं कर पाए थे? जनता पार्टी की सरकार में स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी ने उस योजना का शिलान्यास किया था। पूरा तो हमने किया 2018 में। ये लोग कभी पूरा क्यों नहीं किए? किसान के लिए उसको तकनीक चाहिए, उसको मार्केट चाहिए, उसको खेत के लिए पानी चाहिए, मनरेगा के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से उसको शासन का संबल चाहिए, हर स्तर पर उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिलनी चाहिए। हमारे क्रय केंद्र इसकी गारंटी उसे उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन इन सब से इतर जिन लोगों ने किसानों के हकों पर डकैती डालने का काम किया, जिन लोगों ने अपनी सरकार के समय किसानों पर जुल्म ढाए, जिन लोगों ने किसानों को यानी गन्ना किसान कितना हतप्रद हो चुका था। 2017 में जब हम आए थे, 2010-11 से गन्ना मूल्य का बकाया बाकी था। किसकी सरकार थी 10-11 में? 12 से 17 के बीच में किसकी सरकार थी? और उसके बाद हमारी सरकार आई, गन्ना मूल्य का भुगतान करना प्रारंभ किया है। और हम भी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के दौरान चीनी मिलें, जब महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की चीनी मिलें बंद हो गई, तब भी उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना विभाग एक एक चीनी मिल के साथ खड़ा होकर के चीनी मिलों को चला रहा था और इस बात की गारंटी दे रहा था। 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, लेकिन चीनी मिलें जून तक यहां चली हैं। लॉकडाउन के दौरान भी हमने उस प्रकार के उपाय किए कि चीनी मिलें भी चलें, किसान को गन्ना पहुंचाने में दिक्कत न हो। अप्रैल में, 1 अप्रैल से प्रोक्यूरमेंट की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी थी गेहूं के लिए। जब लॉकडाउन था, उत्तर प्रदेश पहला राज्य था
जहां पे गेहूं क्रय केंद्र स्थापित हो गए थे और किसानों को वहां तक पहुंचाने, वहां तक लाने आवश्यकता पड़ती थी, तो खेत में जाकर के ही हमारे अधिकारी कर्मचारी वहीं जाकर के उनसे क्रय करते थे कि भाई आपको परेशानी न हो। कोरोना संक्रमण को भी रोकना था। और मैं कह सकता हूं हमारी टीम ने, मेरे चाहे मंत्रिमंडल के सहयोगी हो या हमारी प्रशासनिक टीम हो, पुलिस की टीम हो, हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, स्वच्छता कर्मी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है, किसानों के हितों के लिए कार्य करने में भी सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और आगे भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध होकर के कार्य करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वय से किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए हम लोग पूरी तरह ईमानदारी पूर्वक लगे हुए हैं। और मुझे लगता है, और आपसे भी मैं विनम्र अपील करूंगा अध्यक्ष जी, कि मान्य सदस्यों को बताएं कि अगर कोई मुद्दा उठाते हैं तो सुनने की आदत भी उसमें डालें। देखिए, उस बिगड़ेल खिलाड़ी की तरह हम लोगों को आदत बंद करनी चाहिए कि जो खेल की शुरुआत करके अधूरे में छोड़ करके भाग खड़े होते हैं। और ये समाजवादी पार्टी की आदत है कि हमेशा जब उनको लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, ये लोग तो वैसे भी इस फील्ड के बहुत वैसे खिलाड़ी हैं जिन लोगों ने प्रदेश के किसानों का कितनी क्षति की है, कितनी पुण्य क्षति की। किसी ने चीनी मिलें बेच दी, किसी ने जो है किसानों को, यानी प्रोक्योरमेंट तो सेंटर कभी चलाया ही नहीं। बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए इनके पास कोई योजना नहीं थी। जन की भी हानि होती थी, धन की भी हानि होती थी। हम लोगों ने तो दलहन के लिए, तिलहन के लिए, मकई के लिए, आलू के लिए समर्थन मूल्य हमारी सरकार ने घोषित किया। आज हर किसान खुशहाल है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परेशानी किसानों को नहीं, विपक्ष के उन मित्रों को है जिनकी दलाली का पैसा अब किसान के खाते में सीधे जा रहा है, उनको जरूर परेशानी है। सामान्य किसान को कोई परेशानी नहीं, और किसान संगठनों ने इसकी घोषणा बहुत पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सरकार किसानों के हितों को पूरी तरह प्रतिबद्ध होकर के समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। और संवाद से अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो समस्या का समाधान करने के लिए भी हम लोग पूरी तत्परता के साथ कार्य करने को तैयार हैं। और मुझे लगता है कि कहीं भी किसी पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक किसी कार्यक्रम में नहीं है। लेकिन हां, कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, और उस 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट सरकार नहीं देगी। मुझे यही आपसे कहना, यही आपसे विनम्र प्रार्थना करनी थी। मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि विपक्ष के हमारे मित्रगण सच्चाई को स्वीकार कर सकेंगे। धन्यवाद। तो सीएम योगी को सुन रहे थे आप। किसानों के मुद्दे पर तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान किया। और एक बड़ी खबर झांसी से है, जहां पर विश्वविद्यालय कैंपस में गोलीबारी हुई है। क्लास के अंदर छात्र को गोली मारी गई है। आरोपी ने एक युवती को भी गोली मारी है। आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। सीपरी बाजार इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मथुरा के कोसी कला का रहने वाला है आरोपी। बड़ी खबर झांसी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर गोलीबारी हुई है। एक और बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर मिट्टी ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मिट्टी का टीला ढहने से 3 लोगों की जान चली गई है। 2 महिला और एक बच्ची की मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। बसिंग गांव में यह बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां की तस्वीरें देख पा रहे हैं आप। मिट्टी का टीला ढह जाने से 3 लोगों की जान चली गई है। मरने वालों में 2 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है।
और आतंकी हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। श्रीनगर में आतंकी हमले का लाइव वीडियो सामने आया है। आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। AK-47 से गोली मारी है। आतंकी हमले का ये फुटेज सामने आया है। तस्वीरें देखिए आप, कैसे आतंकी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीनगर के भगत चौक पर हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आतंकियों ने हमला बोल दिया और आतंकी हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। AK-47 लेकर यह आतंकवादी आता है, गोलीबारी करता है और इस गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो जाते हैं। आतंकी हमले का फुटेज अब सामने आया है। हालांकि श्रीनगर के भगत चौक पर यह हमला किया गया और अब उस पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है।